देखो चैप्टर 6 बात करता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो बनता है उसके लिए कुछ रूल है। सबसे पहला बात तो कंपनी रिक्वायर्स हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस एट ऑफ इट्स ओन फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस। कंपनी को सारा कम्युनिकेशन और नोटिस मिलने के लिए खुद का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है। ठीक बात। अब एक बात आता है सर, जब तक ये जब कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है तब ना मेरे को मेमोरेंडम में एक सिचुएशन क्लॉज देना पड़ता है कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है, किस स्टेट में। जी सर। और सर कंपनी जब रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको एक ऑफिस का डॉक्यूमेंट भी तो देना पड़ेगा एड्रेस प्रूफ के रूप में। हाँ। तो सर अब पंगा तो यही है, जब तक कंपनी बना नहीं, जब तक कंपनी का नाम ही फिक्स नहीं हुआ, जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, तो हम कैसे अपने नाम पे एक ऑफिस ले लें। और आप बोल रहे हैं जब कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने जाओ तो उस ऑफिस का डॉक्यूमेंट भी जमा करो। तो डबल डायलेमा, एक के लिए दूसरा चाहिए, दूसरे के लिए पहला चाहिए। पंगा तो यही है। हाँ सर। इसके लिए गवर्नमेंट बोला रुको, तुम एक काम करो ना, तुम जिससे भी रजिस्टर्ड ऑफिस ले रहे या खरीद रहे या रेंटल ले रहे, जो भी कर रहे, उसको बोलो कि वो तुमको नो ऑब्जेक्शन की कॉपी दे देगा, क्या वो तुमको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ खोलने का परमिशन देगा जब तुम्हारा कंपनी बन जाएगा। उस डॉक्यूमेंट के साथ तुम रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जैसे ही कंपनी तुम्हारा रजिस्टर्ड हो, जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हो, उसके 30 दिन के अंदर अंदर तुमको रजिस्टर्ड ऑफिस खोल लेना और उसका डॉक्यूमेंट जमा दे देना। तो यानी एक प्रपोज्ड जो तुम ऑफिस सोचा है उसके ओनर से, जिससे तुम बाई कर रहे हो या रेंटल पे ले रहे हो, उससे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लो और वो डॉक्यूमेंट जमा कर दो। फिर जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाए तो अब वो डॉक्यूमेंट दे के ऑफिस को अपने नाम पे रजिस्टर करा के फिर वो डॉक्यूमेंट आरओसी में 30 दिन के अंदर जमा कर दो। ठीक है। हाँ सर। तो यही मेन बात था। तो यहाँ पे आप ज्ञान दिए कि कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट कंपनी शैल फर्निश द रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ इज रजिस्टर्ड ऑफिस। आरओसी को तुमको वेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस बन गया है। ये देने का लास्ट डेट क्या होगा? फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज, जो ऊपर अभी पढ़े। ठीक है। तो तुमको यहाँ पे बोला द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल 25 द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल शैल बी अटैच्ड टू द फॉर्म। तुम फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट दोगे एज अ रजिस्टर्ड ऑफिस प्रूफ के रूप में? तो द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द प्रेमाइसेस, अगर तुम खरीदे हो तो तुम्हारे नाम का टाइटल होगा, वो दो या तो एज अ प्रूफ। मतलब वो 30 डेज के बाद वाला बात हो रही है, पहले नहीं। ठीक है। विद इन 30 डेज, इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर जब तुम ये आरओसी को खबर करोगे ना, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट? हाँ, तब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो या तो अगर तुम्हारे नाम पे है तो फिर टाइटल डॉक्यूमेंट दो। अगर तुम लीज या रेंट पे लियो तो लीज या रेंट का ऑथराइजेशन लेटर है तुम्हारे नाम, कंपनी के नाम पे, वो दो। तो इन दोनों में से कोई एक दोगे ना। हाँ। तो इन दोनों के बीच में और है, लेकिन इसके अलावा और क्या देने हैं? उस ऑफिस का कोई टेलीफोन बिल या गैस बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना पड़ेगा तुमको। यानी यूटिलिटी सर्विसेज जो तुम ले रहे हो उस ऑफिस के नाम पे, उसका कोई एविडेंस प्रूफ। depicting the address premises in the name of the owner of document as the case may be, which is not older than 2 months। 2 महीना से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए उस ओनर के नाम का, वो जिससे तुम ले रहे हो उसके नाम पे लास्ट 2 महीना का इलेक्ट्रिक बिल या टेलीफोन बिल उस एड्रेस के, ऑफिस के एड्रेस के ऊपर। द ऑथराइजेशन फॉर्म ऑफ द ऑनर ऑथराइज ऑक्यूपेंट ऑफ द प्रीमाइस अलोंग विद द प्रूफ ऑफ ओनरशिप, उसके नाम का प्रूफ ऑफ ओनरशिप जो तुमको दे रहा है, वही कहीं अगर ओनर नहीं है तो तुम तो फॉल्स डॉक्यूमेंट भी बनवा सकते हो ना। पता चला बाद में वही ओनर नहीं है तो उसके नाम का एक ओनर प्रूफ भी देना पड़ेगा तुमको, जो तुमको ऑफिस बेचा है या भाड़े पे दिए। ठीक है। सेक्शन 12(3) ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट एवरी कंपनी शैल पब्लिश इट्स नेम इन द फॉलोइंग मैटर। अब ये जो तुम्हारा कंपनी का नाम है वो कहाँ कहाँ तुमको लगा के रखना ही होगा।
पब्लिकेशन ऑफ द, मुझे लग रहा है कि आप बोले थे। ठीक है कोई नहीं, अब चालू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट बोले होंगे जाएंगे। ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी, नहीं हम नहीं पढ़ा है, हमको याद आ गया। पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, तुम्हारे कंपनी का नाम तुमको कहाँ कहाँ लगाना ही पड़ेगा। मतलब तुम बिना कंपनी का नाम के अगर वो डॉक्यूमेंट या जहाँ पे बोला है गवर्नमेंट, बिना उस नाम को कहीं पे लिखे अगर काम किए तो तुम्हारी कंपनी पे बहुत बड़ा केस हो जाएगा। तो देखो क्या बोला, रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर तुमको तुम्हारी कंपनी का नेम प्लेट लगाना पड़ेगा, पेंट और अफिक्स द नेम, या तो नेम प्लेट लगाओ या पेंट करके लिख दो, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस के बाद तो कंपनी का नाम छपा हुआ होना ही चाहिए। इसके अलावा तुम्हारा जो जो ब्रांच ऑफिस है, कोई भी ऑफिस है, वहां पर भी कंपनी का नाम अफिक्स्ड होना चाहिए। क्लियर है बात? जी सर। अब ये जो नाम अफिक्स्ड होना चाहिए, ये एक तो होगा एनी लैंग्वेज जो तुमको पसंद है, उसके अलावा एक वहां का लोकल लैंग्वेज में भी तुम्हारा नाम वहां पे लिखा हुआ होना चाहिए। मतलब अगर वेस्ट बंगाल में हो तो तुम्हारी कंपनी का नाम तुम चाहो एक लैंग्वेज हिंदी बंगाली जो रखना है वो रखो, सॉरी हिंदी इंग्लिश जो रखना है वो रखो, लेकिन एक नाम एक जगह बंगाली में भी नाम लिखा होना चाहिए। मतलब उसी जगह पे एक बंगाली में भी। अरे भाई सीधा बात है ना, तुम्हारा ऑफिस के बाहर बोर्ड तो लगा होगा, हाँ हाँ। तो उस बोर्ड पे तुम एक नाम इंग्लिश में या हिंदी में जो तुमको पसंद है वो लिख लो और एक बंगाली में लिख लो वहीं नीचे, ताकि लोग, क्योंकि देखो हो सकता है ना लोकल लोग को इंग्लिश नहीं पढ़ना आता, हिंदी नहीं पढ़ना आता, हाँ तो तुम्हारा अब तमिलनाडु में हो तो तमिल में होना चाहिए, गुजरात में हो तो गुजराती में होना चाहिए, ताकि वहां का लोकल आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं हो उतना ज्यादा वो भी उसको पढ़ ले, ठीक है। ताकि देखो लोग नाम के साथ फ्रॉडगिरी खेल लेते हैं ना बेटा, हाँ सर। वो नहीं होना चाहिए। उसके बचाव के लिए गवर्नमेंट ये सब बात बोलती है। द कंपनी शैल हैव इट्स नेम एंग्रेव्ड इन लेजिबल कैरेक्टर ऑन इट्स सील। कंपनी का अगर सील, आजकल तो सील कंपल्सरी नहीं है ना, देखो फिर यहाँ लिखा सिंस सील इज नॉट मैंडेटरी, आज की डेट में सील ऑप्शनल है, लेकिन अगर तुम्हारी कंपनी का सील है तो सील में भी तुम्हारा नाम एंग्रेव्ड होना चाहिए। सर ऑब्वियस बात है, कंपनी के नाम का ही तो सील होगा। The company shall get its name, address, registered office, corporate identity number, telephone number, fax number, email ID, website, ये सब प्रिंटेड फॉर्म में अपने बिजनेस लेटर हेड के ऊपर हमेशा रखेगा। कोई भी बिल जारी करेगा उस पर ये सब जानकारी होना चाहिए। कोई भी किसी को नोटिस जारी करेगा कंपनी तो ये सब डिटेल वहां होना चाहिए। क्या क्या डिटेल? नेम, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, नेम एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कंपनी का सिन नंबर होता है ना हाँ वो नंबर, टेलीफोन नंबर, आजकल फैक्स हट गए, ये फैक्स सब फालतू हो गए, ईमेल, वेबसाइट अगर है तो ये सब तुम्हारा कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अगर जा रहा है, तुम्हारा कोई भी इनवॉइस अगर जा रहा है, कोई भी अगर बिजनेस लेटर जा रहा है, कोई भी अगर नोटिस जा रहा है, वो सब जगह ये सब प्रिंटेड होने चाहिए। कोई भी प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, इस टाइप का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है ना। हुंडी क्या होता है बेटा? जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट होता है ना, वो तो रेगुलेटेड मार्केट में है, बैंकिंग के सेक्टर में आता है। लेकिन गांव देहात में क्या होता है ना, जमींदार से लोन वोन लेते हो तो वहां पे हुंडी होता है, हुंडी वही डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू ये लोन कहानी होता है, ठीक है। तो ये सब जगह तुम्हारी ये सब इंफॉर्मेशन ठीक से प्रिंटेड होनी चाहिए। और अगर तुम्हारा ओपीसी है 1% कंपनी तो ये बात ब्रैकेट में नीचे मेंशन होना चाहिए। जहां जहां तुम ये सब डिटेल भरे हो, कंपनी का नाम जहां जहां लिखोगे ना, उस नाम के नीचे ब्रैकेट में ओपीसी लिख दो, तो बहुत काम का बात था। अब आता है चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी। द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 प्रोवाइड दैट वेयर अ कंपनी हैज चेंज्ड इट्स नेम ड्यूरिंग लास्ट 2 years, उसको दोनों नाम अगले 2 साल तक प्रिंटेड रखना पड़ेगा। मान लो पहले था नीरज प्राइवेट लिमिटेड, जी सर। अब नाम बदल के कर हम नीरज जैन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। कुछ भी नाम बदल रहा है, मतलब पहले कुछ और नाम था, अब नाम बदल रहा है, तो भैया अगला 2 साल तक दोनों नाम, मेरा हर रजिस्टर्ड ऑफिस के बाद या ऑफिस के बाद दोनों नाम लगा हुआ होना चाहिए।
लोगों को आदत हो जाए मतलब। लोगों को पता है ये वही कंपनी, हाँ पता है सर। कंपनी का नाम तो भयानक वे में भी बदल जाता है ना। चलो यहाँ तो नीरज का नीरज जैन हो रहा है, फिर भी पकड़ में आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बोले नीरज जैन की जगह हम नाम कर रहा है पूरा टीमेट बैंगलोर एसोसिएट्स एंड प्राइवेट लिमिटेड, अब ऐसा अलग ही नाम, इससे नीरज जैन का कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या? नहीं। हाँ, तो ये ऐसा अगर है नाम बदल रहे हैं तो आपको अगले 2 साल तक दोनों नाम अपने सारे ऑफिस के बाद यूज होने चाहिए। ठीक है हाँ सर ठीक है। सर, चेंज ऑफ सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर तुम रजिस्टर्ड ऑफिस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बदल रहे हो तो 15 दिन के अंदर आरओसी को खबर करोगे और आरओसी के रजिस्टर में उस बात को रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। इसको तुम INC 22 नाम का फॉर्म फिलअप करके आरओसी को बताओगे। ठीक है। हाँ सर। तो अगर तुम्हारा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बदल रहा है तो तुरंत 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी को खबर कर दोगे कि मेरा अब रजिस्टर्ड ऑफिस दूसरा हो गया। ठीक। ठीक है सर। अब आता है मेजर टॉपिक। आज का बनोगे, आज का सबसे बड़ा क्रक्स टॉपिक पढ़ोगे, शिफ्टिंग ऑफ आरओसी। देखो सर जी, हम पिछला क्लास में एक बात पढ़े थे कि जनरली हर स्टेट का एक आरओसी होता है। कुछ का 2 है। हाँ, 2 ऐसे स्टेट है जिनका 2 आरओसी है, हाँ महाराष्ट्र और तमिलनाडु, और 2 ऐसे स्टेट है जिनका एक ही आरओसी है। कौन कौन से? यूपी और यूके। यूके। अब यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। उत्तराखंड है। तो सर इन दोनों का सेम आरओसी है। इन दोनों स्टेट के एक एक स्टेट में 2-2 आरओसी है और बाकी सब स्टेट के एक एक आरओसी। अगर तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस जो बदल रहा है विद इन द स्टेट बदल रहा है, या फिर तुम्हारा 2 केस हो सकता है ना आरओसी का शिफ्टिंग का। तुम्हारा विद इन द सेम स्टेट ऑफिस बदल रहा है लेकिन तुम्हारा आरओसी बदल रहा है। सर ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हो ही सकता है। हाँ सर हो सकता है। वहां आरओसी 1 के अंडर में था पहले, जो मेरा एरिया आता था, अब मेरे उसी स्टेट के ऐसे एरिया में हम ऑफिस खोल रहे हैं जो दूसरे आरओसी के अंडर आता है। एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं सर, वैसे तो वेस्ट बंगाल में एक ही आरओसी है, लेकिन अगर मान लो वेस्ट बंगाल में 2 आरओसी होता तो मेरा पहले कलकत्ता में ऑफिस था, अब सिलीगुड़ी में ऑफिस खोल रहे हैं। तो अगर मान लो ये 2 एरिया अलग है, नॉर्थ बंगाल और ईस्ट बंगाल है ना अपना, हाँ सर। तो वो अगर वो दोनों ब्रेकअप है अपना तो आरओसी बदल जाता अगर होता तो सर एक आपका आरओसी कब कब बदल सकता है? सर 2 केस में आपका आरओसी बदल सकता है। अगर आप महाराष्ट्र तमिलनाडु में हो और स्टेट बदल रहे हो और आपका आरओसी बदल गया, और अगर आप बाकी कोई और स्टेट से कोई दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका आरओसी बदलेगा। हाँ सर। तो सर ये 2 केस में अपने को समझना है कि अगर रजिस्टर्ड ऑफिस बदल रहा है और मेरा आरओसी बदल रहा है या आरओसी नहीं बदल रहा है तो क्या क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा। आई रिपीट, टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हो अच्छे से सुनना। मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस बदल रहा है, इन केस आरओसी नहीं बदल रहा है तब क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, और इन केस आरओसी बदल जा रहा है तब क्या क्या फॉर्मेलिटी है। तो देखो सबसे पहले बोला शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम स्टेट। रूल 28 प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम स्टेट। तुमको पहले तो आरओसी को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा INC 23 में फीस के साथ। रीजनल डायरेक्टर को ये एप्लीकेशन देना पड़ेगा। रीजनल डायरेक्टर, एक बात ना अच्छे से सुनना मेरा, कंपनीज एक्ट कैसे काम करता है। सबसे ऊपर होता है तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। उनके अंडर में एक डिपार्टमेंट आया NCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में तुम्हारा एक ब्रेकअप बना जिसको बोला गया क्या बोलते हैं एक मिनट क्या, रीजनल डायरेक्टर RD, रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर के अंडर में आते हैं आरओसी, ठीक। और कंपनियां रजिस्टर होती है आरओसी के अंडर।
तो मेनली तो सारा काम कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म करके करती है, ठीक बात। लेकिन कुछ कुछ मैटर में कंपनीज को बोला गया आप आरओसी को नहीं, ये बात आरडी को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है देखो, बोल रहे हैं अगर तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस बदल रहा है विद इन द सेम स्टेट तो तुमको आरडी को एक एप्लीकेशन देगी, ठीक। लेकिन सर वो तभी दे रहे हैं जब मेरा एक रजिस्ट्रार से हम दूसरे रजिस्ट्रार के अंडर में जाए। यानी ये सर ये काम आपकी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र काम। हाँ। तो अगर आपका स्टेट नहीं बदल रहा है लेकिन आपका आरओसी बदल रहा है, अब हम एकदम समरी में एक लाइन में बात को खत्म करेंगे। आपका स्टेट नहीं बदल रहा है लेकिन आपका आरओसी बदल रहा है, तो आपको रीजनल डायरेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा जब जब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस बदले। आरओसी को तो बताना ही है बेटा, वो तो बात ही नहीं बचती अभी। लेकिन पहले आरडी से परमिशन लेके, अब आरडी से परमिशन मिलेगा तब आप ऑफिस बदलोगे, फिर आरओसी को खबर कर देना। वापस से बोल रहा है, अच्छे से सुनना। आपका आरओसी बदल रहा है, आप पहले आरडी से परमिशन लो। आप आरडी से परमिशन ले लिए, उसके बाद आप रजिस्टर्ड ऑफिस बदल लो अपना और फिर आरओसी को खबर कर दो 15 दिन के अंदर। तो ऊपर वाला रूल टूटा नहीं है कहीं पर भी कि आरओसी को 15 दिन में खबर करने। तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस बदले विद इन द स्टेट, आरओसी बदले नहीं बदले, तुमको आरओसी को तो बताना ही है। हाँ सर, मेरा सॉल्टलेक से पहले आरडी को बताना। हाँ, लेकिन अगर आरओसी चेंज हो रहा है हाँ तो पहले आरडी को बताना। जी सर। ये था कहानी। तो एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड अलोंग विद द डॉक्यूमेंट। क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा? एक तो बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉपी, ठीक है। हाँ सर। अरे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग किया होगा ना ऑफिस बदलने जी का, सर, हाँ। तो पहले बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉपी, फिर आप अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लियो, मेंबर्स से, तो उनके एसआर का कॉपी। देखो यहाँ पे एसआर लगेगा। तो देखो अब मेरा हम एक लाइन में रूल लिखने जा रहे हैं। इफ स्टेट डज नॉट चेंज बट आरओसी चेंजेस। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलने जा रहे हैं? हाँ सर। तो मेरे को आरडी का अप्रूवल चाहिए, मेरा बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए और शेयर होल्डर से एसआर चाहिए। एसआर माने स्पेशल रेजोल्यूशन। नहीं, हम फुल फॉर्म नहीं पूछा, मीनिंग पूछा। अच्छा अच्छा, मतलब उनसे भी परमिशन चाहिए। हाँ, कैसा एसआर पास? एसआर और ओआर क्या होते हैं? स्पेशल रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होते हैं? स्पेशल मतलब उसी पर्पस के लिए अलग से। नहीं 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 नहीं, ये आज सिखाएंगे, जिंदगी में मत भूलना अगर कंपनी लॉ याद रखना है तो। अच्छा। 75% यानी 3/4 मेजोरिटी शेयर होल्डर से जब परमिशन लेना होता है तो उस डिसीजन को एसआर बोलते हैं। और अगर मोर देन 50% से अप्रूवल से काम चल जाएगा उसको ओआर बोलते हैं, ऑर्डिनरी। मेजोरिटी से काम चल जाए, मेजोरिटी किसको बोलते हैं? मोर देन 50। तो मोर देन 50% से काम चल जा रहा है। अगर देखो इंडिया में ना कंपनीज एक्ट बोलता है कुछ डिसीजन ऐसा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से ले ले, किसी से पूछने का जरूरत नहीं, डे टू डे बिजनेस वाला। कुछ डिसीजन ऐसा है जिसमें शेयर होल्डर से ओआर ले लो, काम चल जाएगा। मतलब 50% शेयर होल्डर अगर हाँ बोल दे तो वो काम कर लो। कुछ डिसीजन ऐसा है जिसमें 3/4 मेजोरिटी चाहिए, माने 75%। जब तक 75% से ज्यादा का अप्रूवल नहीं हो वो काम मत करो। तो देयर आर सम वर्क विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन themselves डिसाइड एंड वर्क ऑन इट। देयर आर सम वर्क which we have to ask from shareholder, but if 50% or more than 50% shareholder approves, you can do it. But there are certain things for which 3/4 majority or 75% shareholder approval is required. अगर वो नहीं मिला तो वो काम नहीं कर सकते। तो अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस बदल रहे हो और आपका आरओसी बदल रहा है विद इन द सेम स्टेट हो, लेकिन आपका आरओसी बदल रहा है तो आपको एसआर लेना होगा
देखो बी आर तो सब जगह कॉमन है, बी आर मत भी याद करो तो चलेगा। तो आर डी प्लस एस आर प्लस आर ओ सी, ये याद कर लो। आर डी से अप्रूवल चाहिए, एस आर शेयर होल्डर से अप्रूवल चाहिए, फिर आर ओ सी को कवर करनी। क्लियर है बात? तो देखो यहाँ पे यही सब बोला। तो यहाँ बोला पहले बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, फिर एस आर चाहिए, तुम्हारे की मैनेजरियल पर्सन का डिक्लेरेशन चाहिए। की मैनेजरियल पर्सन कौन होते हैं? सीईओ, सीएफओ, एमडी, सीए, सीएलओ। ठीक है, उन लोगों का अप्रूवल चाहिए, या फिर कोई दो डायरेक्टर उसको ऑथराइज कर दे तो भी चले। भाई बाद में कोई बोल दिया हम लोग तो ऐसा कुछ पास नहीं कर रहे थे, सीए सीएफओ को पता ही नहीं है कंपनी का ऑफिस बदल गया, वो बोल रहा है मेरे को तो पता ही नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा ना। वो लोग से डिक्लेरेशन ले लो कि वो लोग को ही पता ही है। ठीक है, अगर कोई कोर्ट केस पेंडिंग है तो फिर उस कोर्ट का भी अप्रूवल लो, क्योंकि तुम जिस आरओसी के अंडर में आ रहे हो, मान लो वहाँ कोर्ट एक ही स्टेट में अलग अलग एरिया में अलग अलग कोर्ट वर्क करता है, तो अगर कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है तो हो सकता है तुम ऑफिस बदल के भागना चाह रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई कोर्ट केस पेंडिंग है सर उसका भी अप्रूवल ले लीजिए। ठीक है, acknowledgement copy of intimation to the chief secretary of the state of the proposed shifting and that employee's interest is not adversely affected। तुमको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को कि किसी एम्प्लॉय का कोई इंटरेस्ट इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एम्प्लॉय को हम जॉब से निकाल नहीं रहे इस चक्कर में। ठीक है, अगर निकाला तो नहीं निकाल नहीं पाओगे, रजिस्टर्ड ऑफिस बदल रहे हो तो ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कोई एम्प्लॉय का इंटरेस्ट पे एडवर्स इम्पैक्ट नहीं करता, वरना करने नहीं देगा वो चेंज। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट लगेगा सर। द कंपनी शैल फाइंड द कंफर्मेशन गिवन बाय द, हाँ आरडी जो कंफर्मेशन दिया है ना, हाँ सर, वो तुमको आरओसी को बताना है 60 डेज का, और फिर 30 डेज में आरओसी तुमको अप्रूवल दे देगा और नया एक सर्टिफिकेट दे देगा तुम्हारा रजिस्टर्ड आरओसी बदलने के लिए। तो ठीक है सर, इस पूरा कहानी में मेन काम याद रखने लायक ये लाइन है, आरडी प्लस एसआर प्लस आरओसी, बाकी ठीक है, कोर्ट अप्रूवल इन केस हो तब ना, नहीं तो नहीं। अब आता है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू यूनियन टेरिटरी ऑफ अनदर स्टेट। तुम्हारा एक स्टेट से दूसरा यूटी में जा रहे हो तुम, या फिर यूटी से स्टेट में आ रहे हो। यूटी क्या होता है सर? चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, ये सब क्या यूनियन टेरिटरी, लेकिन पार्ट ऑफ इंडिया तो है ना सर। इनका भी देखिए आरओसी होगा ना खुद का, हाँ होगा बिल्कुल सर। तो तुम्हारा अगर स्टेट बदल रहा है, सिंपली ये समझो, स्टेट हो या यूटी बदल रहा है, तब क्या करना होगा सर? एप्लीकेशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द INC 23 एलोकेटेड। यहाँ किसको कवर कर रहे थे पहले? किससे अप्रूवल ले रहे थे? आरडी से। हाँ, यहाँ पे किससे अप्रूवल लेना है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, तुमको जब INC 23 भरोगे ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, तुमको तुम्हारा कंपनी का चेंज वाला मेमोरेंडम, क्योंकि तुम्हारा स्टेट बदल रहा है ना, तो अगर बेटा जी स्टेट बदल रहा है तो मेमोरेंडम का सिचुएशन क्लॉज भी बदल रहा है, तो तुमको मेमोरेंडम का कॉपी जो चेंजेस के साथ, तुम्हारा कंपनी का जनरल मीटिंग बुलाया होगा तुम शेयर होल्डर का, उसमें जो SR पास किया उसका मिनट्स, बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉपी। मतलब सर यहाँ पर भी FBR प्लस SR प्लस हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। ठीक है, इन सब का तुमको अप्रूवल चाहिए। आप पहले जो पढ़ाए थे उसमें क्रेडिटर से भी तो पूछ रहे थे। ये लो सर, पूछना तो पड़ेगा डिबेंचर होल्डर। सर सीधा बात है, मेरे से जो लोग भी पैसा पाते हैं ना, उनको पता होना चाहिए कि कंपनी का ऑफिस बदल रहा है, और अगर उनको इसमें कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो पहले क्वेश्चन रेज कर ले भैया। इसीलिए तो आरओसी अप्रूवल का टाइम ले रहे हाथ में।
30 दिन का क्या आरओसी 30 दिन टाइम लेगा तुमको नया सर्टिफिकेट देने में, क्योंकि तब तक आरओसी भी लोगों को मौका देगा ना कि किसी को अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आ जाओ। ऊपर से यहाँ तो स्टेट बदल रहा है बेटा, तो बैंक का लोन फोन में बहुत झमेला होता है, फिर बैंकर कहाँ भागता फिरेगा तुम्हारे पीछे। तो भैया जी जो लोग हमसे पैसा पाते हैं ना सर, उनका अप्रूवल अगर नहीं होगा तो काम नहीं, तो उनका लिस्ट देना पड़ेगा ताकि आरओसी उनको इन्फॉर्म करे। ठीक है, 1 महीना का टाइम मिलेगा वो लोग को भी ऑब्जेक्शन रेज करें कि उनका भी कोई क्लेम है तो, या उनको कोई ऑब्जेक्शन है एड्रेस बदलने में, तो उन सबका अप्रूवल ले लो फिर कर लो चुप। इससे ज़्यादा काम का बात यहाँ पे कुछ करने को नहीं है। तुम किसी एम्प्लॉय को जॉब से नहीं निकालोगे, इस बात का तुमको एक कंफर्मेशन देना पड़ेगा। बोला ना चीफ सेक्रेटरी को, कॉमन पॉइंट है, कुछ अलग करने को नहीं है। ये देखो तुमको कोई भी वर्नाकुलर न्यूज, तुम्हारा जब स्टेट बदल रहा है ना बेटा, तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, वर्नाकुलर मतलब वहाँ का लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में और इंग्लिश न्यूज़पेपर में, दोनों में तुमको इस बात का एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। और ये एडवर्टीजमेंट का कॉपी भी तुम आरओसी को जमा करोगे INC 26 में, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट INC 26 सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करोगे। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 फॉर्म जा रहे हैं, 23 और 26, ताकि सब लोगों को पता चल जाए ना भाई ये कंपनी अपना ऑफिस बदला है, स्टेट बदल रहा है, स्टेट। ठीक है ना, ताकि किसी को कोई भी डाउट हो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो आगे बात करें। आरओसी ये नोटिस भेजेगा सेबी को, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तुमसे कनेक्टेड है तुम्हारे बिजनेस से, उन सबको खबर जाएगा, ताकि कोई भी बात हो तो वो लोग भी अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकें। ये कहानी, इसमें और कुछ नहीं है, सब फालतू है। ठीक है, इसमें इतना ही काम कर रहा था। यहाँ पे फिर ज्ञान दिया, अगर कोई ऑब्जेक्शन आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट हियरिंग करेगा, फिर अपना डिसीजन पास करेगा या तुम्हारे फेवर या अगेंस्ट में, और वो सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्शन का कितना टाइम मिलेगा उसके बाद था सकते। नहीं, नो ऑब्जेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिला, तुम जब एडवर्टीजमेंट वगैरह दे दोगे ना न्यूज़पेपर और सब जगह, उसके बाद भी कोई ऑब्जेक्शन अगर नहीं मिला 15 दिन तक, तो फिर हमारा अप्रूवल हो जाएगा। और कुछ नहीं, बस इतने पॉइंट। और सर अगर हम इस बाद में कोई डिफॉल्ट में पाए गए तो पेनल्टी है मेरे को 1000 रुपया एवरी डे का, जितना दिन का हम डिफॉल्ट किए, लेकिन मैक्सिमम 1 तक का पेनल्टी है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है पब्लिक ऑफर, बहुत काम का टॉपिक। पब्लिक ऑफर क्या है सर? आप इन सब नोट्स को ना, मेरे जो समरी नोट का PDF दिया है ना, वहां से वेरीफाई करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। कि अगर कोई बात मेरा वहाँ मिस आउट है तो ले लो, नहीं तो मेरा वही नोट को फॉलो कर लो। वो जो 35-36 पेज का नोट है उतना ही रिवाइज करने से बहुत, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर तो करने वाले हैं इसके बाद। चैप्टर 7 बोलता है पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर क्या होता है? कंपनी प्रोस्पेक्टस बोल के एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं और जनरल पब्लिक को इनवाइट करता है कि कम एंड परचेज माई शेयर। मतलब कम जनरल पब्लिक को ऑफर करता है, ऑफर कि आइए और मेरा शेयर खरीदिए। ठीक है, ये किनको अलाउड है सर? पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड क्या पब्लिक ऑफर दे सकता है? सर दे सकता है, लेकिन प्रोस्पेक्टस के थ्रू नहीं, 200 मेंबर तक अपने आसपास वाले वो कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे यही बोला, तो पब्लिक ऑफर शेयर बी इशूड बाय फॉलोइंग मैनर।
क्या क्या तरीके से कंपनी पब्लिक ऑफर कर सकता है? देखो सबसे पहले बोला पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर्स बाय फॉलोइंग मैनर। क्या क्या? सब पहला तो है प्रोस्पेक्टस के थ्रू, जिसको तुम पब्लिक ऑफर बोलते हो, ठीक है। उसके अलावा प्राइवेट प्लेसमेंट, ये क्या होता है सर? बड़े बड़े जो बिजनेस हाउस है ना बेटा, मान लो मेरा एक कंपनी हम लॉन्च किया, मेरा शेयर डायरेक्ट हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेच रहे, मेरा शेयर हम रिलायंस लिमिटेड को बेच रहे हैं, मेरा शेयर हम LIC को बेच रहे हैं, प्राइवेटली शेयर दे रहा है। और तीसरा और चौथा तरीका राइट इशू या बोनस इशू, वो तो सर हो गया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब हम शेयर बेचें, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब हम शेयर सेल करें, वो हो गया राइट इशू, और फ्री में दे दो बोनस इशू। लेकिन प्राइवेट कंपनी कैसे कैसे शेयर दे सकता है सर? वो पहला वाला काम नहीं कर सकता, देख लो बाकी तीनों लिखा ना, प्रोस्पेक्टस या पब्लिक ऑफर को छोड़ के। तो सर वो प्राइवेटली शेयर दे सकता है, लेकिन कितने लोगों को? मैक्सिमम 200 मेंबर्स को। राइट इशू और बोनस शेयर तो दे ही सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, पब्लिक ऑफर का मतलब क्या होता है? इंक्लूड्स इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर। इंक्लूड वर्ड जब भी डेफिनेशन में यूज करें ना बेटा, मतलब उसका बेसिक कॉमन मीनिंग जो तुमको पता है वो तो है ही, उसके अलावा कुछ बोलना चाहे। पब्लिक ऑफर इंक्लूड से डेफिनेशन चालू कर रहा है, इसका मतलब लॉ में ये स्टाइल होता है कि अगर उस वर्ड का जो नॉर्मल मीनिंग है वो तो तुमको पता ही है, हम वो थोड़ी ना मना कर रहे हैं, वो लिख नहीं रहे बस। क्या बोला देखो, IPO या FPO दोनों को ही पब्लिक ऑफर बोला, IPO या FPO। सर IPO मतलब फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर बेची, FPO मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर, मतलब एक बार उस क्लास का शेयर बेच चुका दोबारा बेच रहे हैं, टू द पब्लिक बाय द कंपनी, ठीक है। या फिर एन ऑफर फॉर सेल, ये भी पब्लिक ऑफर में इंक्लूडेड है। तो देखो अब तक पब्लिक ऑफर में क्या क्या इंक्लूड हुआ, IPO FPO, दोनों का मीनिंग क्लियर है। एक होता है ऑफर फॉर सेल, अब ये क्या आ गया है सर? तुमको एक बहुत मजेदार बात बताएंगे अंकिता, और यही सुनने लायक चीज है एक्चुअली में, ये दोनों तो ठीक है, नॉर्मल बात है बेटा। एक कंपनी होता है ना, कंपनी, उसका शेयर्स ना पहले से किसके पास होता है? प्रमोटर के पास। तो मान लो मेरा एक कंपनी है नीरज लिमिटेड, मेरी कंपनी का 1 लाख टोटल शेयर है, जिसमें से 80,000 मान लो मेरे पास है, ठीक है। 5,000 मान लो मेरे कुछ पहले जब कंपनी हम प्राइवेट लिमिटेड था या जब हम मार्केट में नहीं उतरा था, मतलब लिस्टिंग नहीं कराया था खुद को, 5,000 शेयर हम मेरे भाई को, मेरी बेटी को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, किसी को दे के रखा। तो अभी भी कंपनी के पास कितना शेयर है? 15,000। वो 15,000 जब कंपनी बेचने उतरे ना बेटा, उसको बोलते हैं IPO या FPO। मान लो वो 15,000 में 5,000 पहले बेचा हुआ था, अब और 10 बेच रहा है तो FPO, और अगर वो 15 ही पहली बार बेच रहा है तो पूरा का पूरा IPO। लेकिन बेटा जी मेरे से लेके या पहले से जिनको कंपनी शेयर बेच चुका था, उनसे लेके अगर शेयर किसी को दे रहे हैं उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। समझे? बहुत मजेदार, बहुत काम का, बहुत जरूरी टॉपिक, और मजेदार भी है। तो मतलब लिस्टिंग होने से पहले जिनके पास था। हाँ, आपको पता है LIC, जो LIC का IPO है ना अभी पिछला साल, तब बेटा जी गवर्नमेंट के पास LIC का 95% शेयर था या 80 समथिंग परसेंट शेयर था, हमको एग्जैक्ट याद नहीं, लेट से 95 भी था। तो ये लोग क्या किया, गवर्नमेंट से भी 4% शेयर लेके पब्लिक को बेचा। तो ये ऑफर फॉर सेल था, ये 4%। लेट से गवर्नमेंट के पास LIC का 88% शेयर था, अब गवर्नमेंट के पास 84 है, तो 4% शेयर LIC लेके पब्लिक को बेच दिया। तो ये शेयर ऑलरेडी तो किसके पास था ना, LIC के खुद के पास तो नहीं था। इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल।
और जो शेयर LIC खुद के पास था वो जो पब्लिक को बेचे उसको बोलते हैं IPO या FPO, जो भी है। बात क्लियर? हाँ सर। ये बात पहले नहीं पता थी? नहीं, तो यही बातें अब सीखनी है। अब आते हैं सर, जब कंपनी पब्लिक में शेयर बेचती है कैसे बेचती है? जनरली जब ऑफर फॉर सेल आया है, क्या बोलते हैं, IPO या FPO या ऑफर फॉर सेल लेकर है, जिसको आप पब्लिक ऑफर बोलते हैं। तो ये तीनों को पब्लिक ऑफर बोलते हैं। सर पब्लिक ऑफर का बेसिक मीनिंग यही है, पब्लिक को शेयर ऑफर करना। तो वो तो डेफिनेशन है ही, उसके अलावा हम क्या बोलेंगे जब भी एग्जाम कोई, हाँ क्या बोल रहे हो? अलग अलग तरीके से वो दिया हुआ है। नहीं 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 नहीं, आप ये बोलो इसमें ये भी इंक्लूड होते हैं, अलग अलग टाइप वाइप मत बोलो, ठीक है? आप ये बोलो नॉर्मल पब्लिक ऑफर मतलब कंपनी जब पब्लिक को शेयर ऑफर करती है उसमें 3 बातें और इंक्लूड होती है, ऐसे खुद को बोलो तो आप डेफिनेशन एग्जाम में लिख के आ जाओ, ठीक है? हाँ। अच्छा, तो ये जो ऑफर फॉर सेल करते हैं ये करता कैसे है? थ्रू प्रोस्पेक्टस। जब भी पब्लिक को शेयर बेचना होगा ना बेटा, हाँ सर। आपको प्रोस्पेक्टस तो लाना पड़ेगा, भले वो IPO भले वो FPO भले वो ऑफर फॉर सेल। आप जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर कर रहे हो, आपको प्रोस्पेक्टस रिलीज करना ही पड़ेगा। फिर क्या होता है प्रोस्पेक्टस? सर बड़ा सादा जबान में बोलते हैं, एकदम प्लेन लैंग्वेज में एक बात बोलते हैं, एक डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी अपना सारा इंफॉर्मेशन वो प्रपोज्ड इन्वेस्टर्स को शेयर कर रहे हैं ताकि वो लोग पढ़े और उनको अगर सही लगे तो वो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करें। हम क्या बोला? एक डॉक्यूमेंट, पहले तो एक वर्ड हुआ एक डॉक्यूमेंट, क्या कर रहे हैं? जिसमें इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं पब्लिक को, कंपनी के पास प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में। सर क्या बोल गया? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हाँ, कंपनी पहले क्या करता था, कितना कैपिटल खुद से लगा हुआ, कितना प्रमोटर का होल्डिंग है, कौन कौन उसके पहले से वो क्या बोलते प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर लेके रखे हैं, कहाँ डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी पहले क्या बिजनेस कर रहा था, कितना अब तक प्रॉफिट कमा लिया था इतने साल में, कितना ग्रोथ हुआ, अब अभी क्या करना चाह रहे हैं ये नया पैसा उठा के मार्केट से, ये जो नया काम करना चाह रहे हैं इससे कितना प्रॉफिट अर्निंग का उम्मीद है, कितना साल में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसा मिलते ही तो अगला दिन तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, फैक्ट्री बिठाना पड़ता है, फैक्ट्री बनने में टाइम लगेगा, बहुत कुछ लग सकता है, कितने टाइम में बिजनेस चालू हो जाएगा, कितना आगे ग्रोथ का उम्मीद है, कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा अरेंज कर रहा है, कितना लोन में ले रहा है, कितना शेयर में ले रहा है, मतलब जितना इंफॉर्मेशन तुम दे सकते हो। क्या अच्छा मेन काम तो इंफॉर्मेशन बोलिए सर, आप बोलो अरे सर कब ये IPO चालू होगा, कब IPO बंद होगा, मतलब कब पब्लिक पैसा लगाना स्टार्ट कर सकता है, क्या लास्ट डेट होगा, प्राइस कितना होगा सर प्रीमियम के साथ। जनरली शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया या 100 रुपया होता है, लेकिन कंपनी उसको प्रीमियम पे लॉन्च करता है। अपने पढ़ते थे ना जनरल एंट्री में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट, उसी प्रीमियम का बात होगा, ठीक है? पता है मामा अर्थ का जो IPO आया था, हाँ सर पता है, 100 रुपया का शेयर का वो लोग 1200 रुपया मतलब वैल्यू रखा था, मतलब 1100 रुपया का प्रीमियम था उसमें 100 रुपया का सामान में 1100 प्रीमियम था। लास्ट में झटका खाया तो ला के प्रीमियम को खड़ा किया 450 के राउंड, फिर भी सोचो 450 का प्रीमियम ले लिया, मार्केट से 3500 करोड़ रुपया उठाया है। हम आपको अभी ऑन द ट्रैक एक बात नहीं बोल सकता क्योंकि रिकॉर्डेड वर्जन है, वरना हम आपको बताता है मामा अर्थ कहानी क्या की है। हाँ सर मैंने एक वीडियो देखा था इसमें से बताएगा आपको जब संडे को मिलेगा। चलो ठीक है, तो एवरी प्रोस्पेक्टस इशूड, देखो क्या होता है, एवरी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय बिहाफ ऑफ पब्लिक कंपनी शेल बी डेटेड एंड साइंड। सर ये तो कॉमन बात है, डेट तो हो गए, साइन तो हो गए, उसके अलावा क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। क्या चीज के बारे में सर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा, नॉन फाइनेंशियल भी होगा। कौन कौन सा इंफॉर्मेशन होगा सर? जो सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है, ठीक है?
तो जो जो इंफॉर्मेशन सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट बोला वो होगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होगा। तुम्हारे ऊपर कौन कौन सा रूल अप्लाइड है, क्या तुम सारा रूल को कंप्लाई किए हो, इस बात का एक स्टेटमेंट होगा। कंपनी के जो डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, ये जितने लोग होंगे ना, सीईओ, एमडी, मतलब की मैनेजरियल पर्सन्स, इन सब का साइन वाइन होगा, ताकि कल को ये लोग मुकर ना जाए कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन तो हमको नहीं पता था। ठीक है, सबसे पहले ये जाएगा आरओसी को। तो देखो क्या लिखा, नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी on or before the date of publication there has been delivered to ROC। तो तुम पब्लिश तब तक मत करना तब तक इस पे ROC का अप्रूवल नहीं आ जाए। अरे क्या पता कुछ गलत इंफॉर्मेशन है जो ROC को लगे तो गलत है, चेंज करो। तो तुम पहले ही पब्लिक में जारी कर दोगे, फिर क्या चेंज करोगे? फिर सबको वापस से, अरे नहीं, आधा दिन पता चला देखा ही नहीं, बाद में चेंज तब वो तो बेवकूफ बन के इन्वेस्ट कर दिया, फिर आप पब्लिक का पैसा लोगों नहीं। हाँ, तो सबसे पहले आपको आरओसी का अप्रूवल लेना होगा, कंपनी के डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, सबका साइन होगा। जब आरओसी से अप्रूवल मिल जाएगा तब इसको तुम पब्लिक में पब्लिश कर सकते हो। नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड इफ इशूड मोर देन 90 days आफ्टर द डेट। तो देखो, जब तक आरओसी अप्रूवल नहीं दे तब तक पब्लिश मत करो, और जिस दिन आरओसी अप्रूवल दे उसके 90 days के अंदर अंदर पब्लिश हो जाना चाहिए, मतलब उससे लेट नहीं होना चाहिए। हाँ, वरना इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि तब तक मार्केट बदल सकता है ना। तुम जो जानकारी दिए थे वो अप्रूवल होके आने में तो टाइम लग गया, अब उसके बाद और टाइम बिता दोगे तुम बहुत ज़्यादा, तो बेटा जी तब तक तो बाजार का सिनारियो बदल सकता है। तुम जो डिमांड फोरकास्ट कर रहे थे प्रोडक्ट ही आउटडेटेड हो गया, तब देने के बाद भी तो हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन एक लंबा टाइम, ज्यादा गैप में स्कोप ज्यादा हो जाता है ना। तुमको हम बोलेंगे तुम 2 साल, अरे बेटा ये तुम तो आरओसी का अप्रूवल लेके हम बैठ गए, 2 साल बीतने के बाद वही प्रोस्पेक्टस मार्केट में छाप दिए। भाई 2 साल मतलब दुनिया बदल सकता है सर। 2 साल में हम लोग अर्थ से हो सकता है चंद्रयान के थ्रू चांद पे शिफ्ट हो जाए, तो फिर धरती पर आईपीओ का वैल्यू क्या होगा? समझ रहे हो मेरा बात? तो एक लिमिट तो लगाना पड़ेगा ना बेटा। तो 90 डेज का लिमिट है कि जिस दिन अप्रूवल मिल गया वहां से 90 डेज के उससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते। ठीक है, आई प्रोस्पेक्टस इज इशूड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, कंपनी शैल बी पनिशेबल विद द फाइन। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी गलत जानकारी हुआ बेटा जी, जो रूल तोड़ रहा है, तो कंपनी शैल बी फाइन नॉट लेस देन 50,000 रुपीज और एक्सटेंडेड टू 3 लाख। एंड एवरी पर्सन जो नोइंगली वहां पे साइन किया, नोइंगली बोला बेटा ये ध्यान रखना, मतलब अगर वो ये प्रूव कर दे कि उसको धोखा में रख के साइन किया गया था तब अलग बात है, लेकिन अगर जानते बूझते वहां साइन किया है तो उसको इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है, 3 साल से लेके मतलब 3 साल तक का जेल हो सकता है, और 50,000 से लेके 3 लाख तक का फाइन। मतलब कंपनी और आदमी पे फाइन सेम, और आदमी को एक्स्ट्रा जेल भी। ठीक बात। वेरिएशंस इन प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 27 provides that a company shall not any time vary the terms of the contract referred in the prospectus। prospectus में जो तुम टर्म्स लिखती हो बाद में उसको बदल नहीं सकते। ठीक बात। लेकिन अगर बदलना पड़ जाए सर, ऐसा ही कोई बात हो गया जो सही में ठीक नहीं है, जब लिखे थे तब ठीक ही था लेकिन अब बहुत कुछ उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है कोई बात नहीं, शेयर होल्डर का जनरल मीटिंग बुलाओ, एसआर पास करो पहले, पोस्टल बैलेट वाला। वो भी पोस्टल बैलेट मतलब जो लोग मीटिंग में नहीं आ सकता उनको घर से एसआर पास करवाओ, ठीक है, तब जाके उसको चेंज कर सकते। ठीक है। हाँ सर। इसके अलावा यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ काम का बात नहीं है। तुमको ये सब जानकारी देना होगा, टोक्यो मनी कितना रेस कर रहे हो, तुम्हारा प्रपोज्ड ऑब्जेक्ट क्या, क्या काम के लिए पैसा उठा रहे हो, तुम्हारा प्रपोज्ड वेरिएशन क्या क्या चेंजेस आए, अगर चेंजेस आए तो बताना पड़ेगा।
तुम मुझे पूरा अप्रूवल लेकर ये चेंजेस को दोबारा डाले हो तो प्रोस्पेक्टस में, और ये जो चेंज तुम कर रहे हो इससे तुम्हारे मेन ऑब्जेक्ट में कितना चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब बातें तुमको बता के चेंजेस लेना पड़ेगा, और इसमें कुछ नहीं। हाँ, अब ये बड़ा बात है, मान लो तुम पहले जो रखे थे पॉइंट्स उस पर तुम्हारे शेयर होल्डर रेडी थे, अब तुम जो चेंज किए उस पर कुछ शेयर होल्डर डिसेंटिंग है, मतलब कुछ शेयर होल्डर को लग रहा है नहीं 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 हम तो नहीं मानेंगे ये चेंजेस, या हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं पोसा रहा। ठीक बात है, उनको एग्जिट का पूरा ऑप्शन दो, मतलब उनको उनके शेयर का पैसा लौटा के टाटा बाय बाय करो। अगर तुम्हारे 70 देखो SR पास कर लिए तुम, मान लो 80% शेयर होल्डर हाँ बोल दिया, अब ये चेंज तो तुम कर ही सकते हो जी जी। लेकिन अभी भी जो 20% बच गए जो हाँ नहीं बोले उनका क्या होगा, तो उनको आप फोर्स नहीं कर सकते हो, बाकी मान गया तुमको मानना पड़ेगा। तो अरे मजाक का बात है, हम नहीं मानेंगे, बाकी मान गया हम क्या करें, बाकी की इच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं मान रहे हो, तुम अपना पैसा वापस लेके जा सकते हो, ठीक है। ऑफर ऑफ सेल्स ऑफ शेयर्स, सर्टेन मेंबर में, देखो बोला था ना ये जो कंपनी IPO ला रहा है, मेरा ऑलरेडी कुछ लोगों को शेयर बेचा हुआ है पहले से प्राइवेट प्लेसमेंट में, तो वो लोग बोल रहे हैं हमारा भी शेयर बिकवा दो ना, जैसे ये हुआ इसमें। आपका ये जो मामा अर्थ का IPO आया इसमें शिल्पा शेट्टी अपना पूरा शेयर बेच दी, मतलब बिगिनिंग में। हाँ, तो मामा अर्थ जब बना था कंपनी तो उसमें शिल्पा शेट्टी भी एक ओनर थी, उसके बाद भी आई थिंक 15% या 18% कुछ स्टेक था, मेरे को एग्जैक्टली स्टेक पता नहीं है, अंदाजा मार रहा, ठीक है, परसेंटेज से फर्क नहीं पता, कुछ स्टेक था, वो अपना स्टेक निकाल दी, कितना 3.5 करोड़ में ऐसे कुछ शेयर बेची अपना। तो जब मामा अर्थ बना होगा तो उसमें इसीलिए तो शिल्पा शेट्टी इसका ऐड करती थी बैठ के। अब वो अपना, तो वो कैसे बेची, वो शेयर पब्लिक को बिक गया, इसी को बोलते हैं ऑफर फॉर सेल, अभी तो पढ़े तो ऊपर। तो भैया सर, तो सर्टेन मेंबर्स यानी पहले से जो मेंबर है मे ऑफर होल और पार्ट, वो पूरा भी बिकवा सकते हैं और कुछ पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसल्ट करेंगे और बोलेंगे हमारा भी शेयर पब्लिक को बिकवा दो। तो ये बात भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन होनी चाहिए कि कंपनी जो शेयर बेच रहा है ना उसमें कितना ऑफर फॉर सेल वाला शेयर है, अरे पब्लिक को पता तो होना चाहिए किसका स्टेक बिक रहा है, ठीक है। ऑल लॉज एंड रूल्स आर एप्लीकेबल टू द प्रोस्पेक्टस आर एप्लीकेबल टू दिस ऑफर, सारे लॉ जो IPO पे अप्लाई होते हैं ना वो सब इस ऑफर फॉर सेल पे भी अप्लाई हो जाएंगे एक्सेप्ट द फॉलोइंग, मतलब नॉर्मली जो कंपनी शेयर पब्लिक को बेच रहा है उसमें जो जो रूल अप्लाई होते हैं वही ऑफर फॉर सेल पे भी अप्लाई होंगे सर। अच्छा, मान लो मामा अर्थ के पास एक एग्जांपल ले रहा है, 1 लाख शेयर थे, उनमें से एक एग्जांपल बोलता है 15,000 शेयर तो शिल्पा शेट्टी के पास थे, उसकी जो प्रमोटर है उसके बाद भी मान लो एक एग्जांपल ले रहा है, उसके बाद भी 5,500 शेयर थे, 65,000। अब मान लेते हैं कुछ शेयर थे जो किसी को नहीं बेचे गए थे, कितना बच गया 35,000 शेयर, मान लो ये तो बिक ही रहा है, 25 से, तो ये तो बिक ही रहा है, मान लो ये भी 15,000 शेयर अपना बेचने उतार दी और ये भी बोली मेरा भी 20 शेयर बिकवा दो, तो अल्टीमेटली 25, 15 और 20 ये बिक रहे हैं। ये 25 तो कंपनी डायरेक्ट बेच रहा है, इसको तो IPO बोलेंगे। ये 15,000 जो शिल्पा शेट्टी का और ये जो उसकी प्रमोटर का 20,000 है, ये हो गया ऑफर फॉर सेल जी सर। तो इन पे भी वही रूल अप्लाई होंगे जो ये 25,000 पे अप्लाई हो रहे हैं। हाँ, लेकिन एक्सेप्ट द फॉलोइंग, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला जो रूल है याद है, कम से कम पब्लिक कितना शेयर लेना चाहिए कंपनी का, तभी ये IPO अलाउड होगा, वरना कैंसिल हो जाएगा 90%। याद है ये रूल? नहीं है, पता है? सुन लो, जनरली क्या रूल होता है बेटा, जितना शेयर कंपनी पब्लिक को इशू करने के लिए उतरा है उसका 90% शेयर अगर पब्लिक सब्सक्राइब नहीं किए, तुम्हारा इशू शेयर होता है ना, इशू ऑथराइज कैपिटल होता है, इशूड कैपिटल होता है, तुम इशू करने के लिए उतरे 1 लाख शेयर,
तो 1 लाख नहीं, सॉरी कितना, 25, 60 और 15 जो भी है, एक बार मान लो 1 लाख शेयर पूरा नहीं उतरे हो, तो बेटा जी 1 लाख का 90% शेयर अगर पब्लिक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो ये आईपीओ कैंसिल हो। ये 90% वाला रूल ये ऑफर फॉर सेल पे नहीं एप्लीकेबल। मतलब ये जो 15 और 20 है उसमें एप्लीकेबल नहीं, उसमें नहीं है ये। तो प्रोविजन फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, देखो हमें बोला क्या क्या चीज एप्लीकेबल नहीं है, तो प्रोविजन रिलेटेड टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन एप्लीकेबल नहीं है। मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू का भी कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है, कितना वैल्यू का शेयर होना चाहिए। प्रोविजन रिक्वायरिंग एनी स्टेटमेंट टू बी मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इस पर कोई अलग से स्टेटमेंट देने का जरूरत नहीं है कि वो पैसा वो लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि नॉर्मल जो आईपीओ होता है ना उसमें ये बताना पड़ता है ये पैसे को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, वो प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ता है कि मनी कैसे यूटिलाइज हो, अरे कितने का मशीन लाएंगे, कितने का लैंड खरीदेंगे, कितने का रॉ मटेरियल में जाएगा, मतलब कितना वर्किंग कैपिटल होगा, ये बताना पड़ता है बेटा। तो ये बताने का इनमें जरूरत नहीं कि इन शेयर्स को जो बेच के पैसा आ रहे हैं, क्योंकि ये शेयर कंपनी के पास तो आ ही नहीं रहा है बेटा पैसा, तो ऑलरेडी था किसी और के पास। हाँ ये तो शिल्पा शेट्टी 15,000 इंटू 10 रुपया करके 1.5 लाख दे चुकी थी, या 15,000 इंटू 100 करके 15 लाख दे चुकी थी। अब वो पूरा 18 करोड़ या 3 करोड़ 3.5 करोड़ जो भी आ रहा है वो पूरा उसकी जेब में जा रहा है, तो कुछ मिल भी नहीं रहा, तो कंपनी क्या बताएगा इस पैसे को कहाँ यूटिलाइज करे। तो सर ये रूल है भी नहीं इस पर बताने के लिए। और कोई ऐसा प्रोविजन या इंफॉर्मेशन which is not complied or gathered by the offer for which the detailed illustration has not been complied with the provision, the prospectus so issued shall be disclosed the name of the person, entry bearing the cost of making the offer for sale along with the reason। तो यहाँ बोला और कोई ऐसा बात हो जो अलाउड नहीं है तो ठीक है बचा सकता है, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा कि कौन है जिसका तुम ऑफर फॉर सेल में शेयर निकाल रहे हो और वो क्यों बेच रहे। ठीक है सर, आज के लिए लास्ट टॉपिक डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर क्या होता है। सर ज्ञानबाजी है, नॉर्मली पता है। आज की डेट में ये जो भी आईपीओ आ रहे हैं या जो भी कंपनी शेयर बेच रहा है सब डीमैट फॉर्मेट में होगा। डीमैट मतलब ऑनलाइन फॉर्मेट में, वर्चुअल या सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट जिसको बोलते हैं। यानी कंपनी को डिपॉजिटरी के पास एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, सारा शेयर को डीमैट करवा के फिर पब्लिक को बेचेगा। तो ये जितने भी प्रमोटर लोग के पास अगर फिजिकली शेयर थे ना तो उनको भी पहले अपना शेयर डीमैट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लो शिल्पा शेट्टी के पास फिजिकल शेयर था मामाअर्थ का, अब वो पब्लिक को बेचना चाह रहे थे, हाँ तो उसको पहले उसको भी डीमैट फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा फिर बिके। ठीक है हाँ सर। तो कंपनी का सीधा रूल है कुछ भी फिजिकली अब नहीं बिके। एडवर्टीजमेंट फॉर प्रोस्पेक्टस Section 30 provide where advertisement of any prospectus of company published in any manner it shall be necessary specify। ये prospectus मार्केट में आया है इस बात का भी तो पब्लिक को पता होना चाहिए ना बेटा। हाँ। कैसे पता होगा, कहीं पे एडवर्टीजमेंट से। हाँ तो आपको जब एडवर्टीजमेंट जारी करें आप तो इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई उस एडवर्टीजमेंट में कि आपके मेमोरेंडम में इस रिगार्ड आपका मेमोरेंडम में क्या क्या ऑब्जेक्ट आपको अलाउड है, मेंबर्स का लायबिलिटी अभी कितना है, कितना शेयर कैपिटल है कंपनी का, कौन कौन कंपनी के सिग्नेटरीज हैं और कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर अभी क्या, मतलब डेब्ट इक्विटी रेशियो अभी कैसा है, ये जानकारी भी उनको देना पड़ेगा। एक और टॉपिक है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ क्या होता है, किसी चीज का शेल्फ लाइफ बोलते हैं ना, ब्रेड का शेल्फ लाइफ 3 दिन होता है, मतलब वो 3 दिन टिकेगा उसके बाद खत्म एक्सपायरी। हाँ तो वैसे ही एक प्रोस्पेक्टस कई बार कंपनी ना शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करती है। कंपनी को पता है हमको अगले 1 साल में 4 बार आईपीओ लाना है, आईपीओ या आईपीओ हमको 4 बार लाना है। ठीक है, अब कंपनी बोलता है हम हर बार प्रोस्पेक्टस इशू करें, भाई हम तो यही करते रह जाएंगे। कंपनी बोला हम एक प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं जो अगले 1 साल तक वैलिड होगा। सेल्फ प्रोस्पेक्टस का लाइफ 1 साल ही होता है। अब जो भी मेरा अगले 1 साल में आईपीओ या आईपीओ आएगा इस प्रोस्पेक्टस में जो जो लिखा हुआ है उसी रूल के अकॉर्डिंगली ये सब काम चलेगा। मतलब जिनको मेरे आईपीओ में पैसा लगाना है वो यही वाला प्रोस्पेक्टस पढ़ ले जब जब मेरा आईपीओ आ रहा है अगले 1 साल के अंदर। और अगर हम कोई चेंजेस कर रहे हैं, मान लो मेरा पहला 2 आईपीओ में तो सेम ही रूल चल रहा था, 3rd आईपीओ में थोड़ा मोड़ा चेंजेस आए
तो उसके लिए हम एक अलग से एक छोटा सा पेपर अरेंज करेंगे जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो फाइल कर देंगे, उसमें वो चेंजेस लिख देंगे। मतलब बार बार प्रोस्पेक्टस रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ सर। तो देखो यही बात लिखा, सेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयरइन आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन मोर और वन और मोर इशूज। मतलब हम एक बार प्रोस्पेक्टस जारी किया और उस क्लास ऑफ सिक्योरिटी को अब एक या एक से ज्यादा बार उसी प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंगली हम इशू कर सकते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड। सर्टेन पीरियड हम बता दे रहे हैं 1 साल। इसको तुमको पहले से सेबी से अप्रूवल ले लेना है और उसी को एक बार फाइल कर दो। देखो यहाँ पे लिख दिया फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। देखो यहाँ जाके लिख दिया, ठीक है। डेट ऑफ पहली बार जब तुम्हारा आईपीओ ओपन हुआ वहां से 1 साल तक के लिए वो प्रोस्पेक्टस वैलिड। तो पहला आईपीओ से 1 साल के अंदर अंदर तुम जितना भी आईपीओ लाओगे उन सब पे वही अप्लाई होगा। अगर कोई चेंज होगा तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बोल के एक डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे जिसमें जो भी चेंजेस हम क्रिएट किए वो वहां पे लिख, ठीक है। हाँ सर। इसमें और कुछ काम का बात नहीं है। एक होता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। कंपनी बहुत बार ना प्राइस के मामले में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि हम 100 रुपया दाम रखें कि 180 दाम रखें कि 200 रखें कि 50 रखें, ये कंपनी डिसाइड नहीं कर पाती। तो कंपनी क्या करता है, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस में प्राइस भी लिखता है बेटा, लेकिन या जब कंपनी प्राइस नहीं लिख रहा है, कंपनी क्या करेगा, एक फ्लोर और एक कैप प्राइस दे देगा। कैप मतलब हाईएस्ट, ऊपर होता है टोपी और जमीन नीचे होता है। तो एक हाईएस्ट प्राइस और एक लोवेस्ट प्राइस का बैंड दे देगा। मतलब कंपनी बोला मान लो 80 से 110। अब लोगों को बोलता है बिडिंग करो, अब अपने हिसाब से हाईएस्ट बिडर जो होगा वो वाला दाम हम फाइनल करेंगे। हाँ नहीं सुनो उसको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं बोलते। हाईएस्ट मान लो मेरा अलग बिडिंग आया तो हाईएस्ट बिडिंग के पास जो एवरेज प्राइस आएगा मेरा, वो ही दाम पे सबको शेयर मिलेगा उसको भी जो 80 का बिडिंग लगाए। अच्छा। लेकिन पहले हम देंगे जो हाईएस्ट बिडर लगाए उसको, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को, अगर बचा तो लास्ट में 80 वाले को। वरना तो बेटा सभी लोवेस्ट बिडिंग लगा देगा ना, किसको ज्यादा दाम में चाहिए। हाँ। तो उसको मिलने का स्कोप कम हो जाएगा ना। हाँ तो जो हाईएस्ट बिडिंग होगा मुझको, कई बार कंपनी लोवेस्ट रखता है नहीं, सिर्फ हाईएस्ट के रख देता, मतलब कैप रख देता, फ्लोर नहीं रखता, वो कंपनी के ऊपर है। तो जब ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस इशू करे जिसमें कंपनी प्राइस का क्वांटम रखा, प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहे, तब उस टाइप के प्रोस्पेक्टस को बोलते हैं रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। ये सिंगल टाइम के लिए होता है? ये सिंगल टाइम के लिए होगा। इसको आईपीओ ओपन होने के 3 दिन पहले हमको आरओसी को जमा करना होगा। आरओसी के अप्रूवल के बाद हम इसको पब्लिक को इशू करेंगे। पब्लिक को बोलेंगे बोली लगाओ, जो मेन टॉपिक होगा सब मेंशन कर देंगे उसके अंदर, सिर्फ प्राइस को छोड़ के। जब ऑफर क्लोज होगा तो जो हाईएस्ट बिडिंग प्राइस आएगा, जिसका एवरेज ऑफ हाईएस्ट बिडिंग, हम खाली हाईएस्ट बिडिंग नहीं बोल रहे, एवरेज ऑफ हाईएस्ट बिडिंग, वो प्राइस मेरा फाइनल प्राइस होगा। अब जो लोग उस एवरेज हाईएस्ट बिडिंग के आसपास बिडिंग किए थे पहले उनको मिलेगा, फिर उससे कम वालों को, फिर उससे कम वालों को, लेकिन मिलेगा वो हाईएस्ट प्राइस में जो बिडिंग प्राइस आया। मान लो मेरा 108 रुपये हाईएस्ट बिडिंग आ गया, तो अब सबको 108 में मिलेगा। जो 80 लगाया उसको भी 108 में ऑफर करेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, ठीक है। हाँ। तो ये हुआ तुम्हारा रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। हाँ, एक होता है एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस, आखिरी आज के लिए। एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है सर? एब्राइज्ड वर्ड का पहले मतलब याद कर लो तो नाम याद हो जाएगा, समरी। मतलब कंपनी के पास अभी इतना टाइम नहीं है सर कि पूरा डिटेल प्रोस्पेक्टस इशू करे। तो कंपनी क्या करते हैं, एक बार के लिए मेन बात जो इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए जरूरी है वो सब बता देंगे, ठीक है। जनरली पता है एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है बेटा? एप्लीकेशन जो फॉर्म मिलता है ना पब्लिक को एप्लीकेशन करने के लिए, उसके पीछे ही सारा इन्फॉर्मेशन छाप देना।
अरे आप शेयर अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ना। वो तो पेपर में मतलब पढ़ेंगे तब। नहीं, ऑनलाइन में भी एप्लीकेशन फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भी भरना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म जब भरोगे ना, वहीं पर नीचे में सारा जानकारी दे देगा, मेन जानकारी। इसी को बोलते हैं अपराइज प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ये एक टाइप का बोनाफाइड इन्विटेशन है। मतलब हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि देखो हमारे पास अभी डिटेल देने का टाइम नहीं है, हम मेन जानकारी दे दी है, आप फॉर्म भर के अप्लाई कर दो, कुछ दिन में हम प्रोस्पेक्टस भी इशू कर देंगे। ठीक है, और कुछ काम का बात नहीं है। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी मिस स्टेटमेंट आया, ऊपर पढ़ चुके हैं, कोई भी अनट्रू स्टेटमेंट हुआ, मतलब कोई बात झूठ बात बोल रहे हो या सच छुपा रहे हो। देखो अनट्रू मतलब झूठ बोल रहे हो, मिसलीड मतलब सच छुपा रहे हो, ऐसा कोई बात इंक्लूडेड है जो गलत है, तो फिर सेक्शन 447 अट्रैक्ट होगा। सेक्शन 447 क्या बोलता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो लोग भी वहां पे ऑथराइज किए हैं उस प्रोस्पेक्टस को, वो सबका अनलिमिटेड लायबिलिटी जाएगा, क्रिमिनल लायबिलिटी अट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, जी सर। किसी को भी कोई लॉस या डैमेज हुआ है तो फिर वो लोग जो लोग स्टेटमेंट दिया प्रोस्पेक्टस के अंदर, डायरेक्टर, केएमपी लोग, वो एक्सपर्ट्स, सीए, बैंकर, मर्चेंट बैंकर, वो सबका वो लोग को अपनी पॉकेट से वो लॉस भरपाई करके देना पड़ेगा। तो वो जो पहले था, मतलब पहले जो हम लोग पढ़े कि 50,000 से 3 लाख रुपीस तक, वो तो नॉर्मल पेनल्टी है प्रोस्पेक्टस में नॉर्मल गड़बड़ होने पे। वो ड्यू डेट्स नहीं मैच किए, प्रोस्पेक्टस ठीक से बन के नहीं गया, वो सब के लिए। और झूठ वगैरह अगर मिला ना कुछ फॉल्स, तो भैया क्रिमिनल लायबिलिटी अट्रैक्ट होगी। अच्छा। पनिशमेंट फॉर फ्रॉडली इंक्लूडिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। हम किसी को इन्वेस्ट करने के लिए फ्रॉडली कुछ काम किया है, डिसेप्टिव काम कर रहा है, तो सेक्शन 447 अप्लाई होगा। ठीक है, हाँ सर। जेल तक हो सकता है अगर कोई आदमी ये सब काम करे, और कुछ नहीं है। चैप्टर 8 अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, रिफंड ऑफ अलॉटमेंट। ये टॉपिक मेरे को मेरे नोट से कराना होगा। यहाँ पे लिखा है शेल्फ, ठीक है, कोई नहीं। यहाँ तक खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ना चाहिए।